साहब आपके निशाना इस कैमरे के निशाने पे बैठे हुए हैं आप आज बैठे हाँ उन्हें खास अच्छा अच्छा वो वहाँ नजर नहीं आ रहा मगर पता नहीं क्या शायद इसको एक्टिवेट नहीं किया अभी तक मुझे अभी पता लग जाता बैठे थे इतनी देर कहाँ रहे आप लोग बड़ा नारा लंबा किया है डॉक्टर साहब आप रिपोर्ट दें पहले वो जो एक्सपोज किया हुआ है वो डब्बे स्पेशल बनाने वो ऑर्डर उनको दे दिया 500 डब्बों जी वो 10 दिन के अंदर सप्लाई शुरू कर देंगे। अच्छा मैंने उनसे कहा था कि अगर सारे नहीं तो कम से कम 100 या 200 के हिसाब से दिलाते हैं तो उसके अंदर जो पार्टीशन बनवाने हैं पहले उन्होंने कहा था कि हम कर देंगे जो लोग बनाए वो डब्बा कहना कि भिजवा दो हम उसके मुताबिक बना देंगे एक सैंपल भेजेंगे फिर बाद में कहेंगे कि ये बहुत छोटे हैं इतने हम पार्टीशन करते नहीं तो एक साउथ में एक प्रिंटर था वो ये काम करता था उसने मुझे बताया कि ये भी साइज चूँकि बहुत छोटा है तो कहेंगे कि ये लोग जो पैकेज का काम करते हैं कॉटन वगैरह बनाते हैं उसने उनको कुछ ड्रेसेस दिए बाकी आज देगा दिए नहीं आज वो कहते देंगे वो कहते हैं ये लोग काम करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आज पता करके फिर उसको चिड़ी और गोलेले की कहानी सुनी हुई है आपने इसी किस्म की कहानी है तो अभी तो सुनाई नहीं चिड़ी इनको अभी तक चिड़ी गोलेले की कहानी नहीं सुनाई तुमने भूल गए होंगे सुनाइए बहुत अच्छा इस वक्त आपने चिड़ी गोलेले की कहानी सुना दी है हमें उनको घर जाके सुना काम जब होगा तो एकदम हो जाएगा सारा घर जाके सुना देना नहीं वैसे काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी रिसर्च की है तो वो एकदम सारा पे एकदम हो जाएगा बात ये हो रही है कि हम जो खुदा ताला के फजल से होम्योपैथी के ऊपर काफ़ी जहन तैयार कर रहे हैं तो उनकी ज़रूरत के लिए कुछ नमूने की चीज़ें भी बना के देनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ ममालिक में बाद बुनियादी दवाओं की ज़रूरत पेश आएगी अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते ना उनको पता कहाँ से लेनी है किस तरह उस पर काम करना है और मिलेंगी भी बहुत महंगी उनको तो हमने कुछ डब्बे तैयार किए हैं 200 फी डब्बा है दवा 117 तो जो हमने मुल्कों को सेंट्रल इस्तेमाल के लिए भेजने हैं वो 2 डब्बे फी मुल्क तजवीज़ हुए हैं जिसका मतलब है कि 234 दवाओं की पोटेंसियाँ होंगी 234 दवाएं नहीं 234 पोटेंसियाँ होंगी उसमें से बाज़ दवाएं जो मैं समझता हूँ उसकी 2 या 3 पोटेंसियाँ रखनी ज़रूरी हैं बाज़ों की CM में लाजमन होनी चाहिए बहुत ऊँची ताकत में क्योंकि हर मुल्क में मिलती नहीं है और बाज़ निस्बतन लो तो उन सब का हमने बना लिया है नक्शा तो उम्मीद यह है कि 234 के अंदर इंशाल्लाह क्यों डॉक्टर साहब तमाम वो बुनियादी दवाएं पूरी आ जाएंगी एक डब्बा भेजा जाएगा जो एक डब्बा इसका जो लिक्विड पे मुश्तमिल होगा सब जगह इसकी डेल्यूशन जिसको कहते हैं ना होम्योपैथिक इस्तिलाह में लिक्विड फॉर्म में होता है उससे फिर आगे बनाने का तरीक़ा वो मैं पहले भी बता चुका हूँ मज़ीद उस पर एक छोटा सा चार्ट हदायत का लिख देना चाहिए वो फिर आगे अपना बढ़ाते रहेंगे दवा को एक दफ़ा अगर इस हिफाजत से इंसान रख ले और आगे बढ़ाने का तरीक़ा सीख ले तो मेरे ख़्याल में फिर ये कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी रब्बा में तो आखिर वक्त तक जो इब्तदा से दवाएं सूख नहीं गई थी बाज़ दफ़ा ढकना पूरा बंद हो तो सूख जाती हैं उसी तरह चलती रही उनमें कभी भी कमी नहीं आई पोटेंसी अगर एक बढ़ भी जाए तो 30 से 31 का कोई फ़र्क नहीं लेकिन एक पोटेंसी बढ़ती नहीं है बहुत बड़ा काम है यानी अगर एक कतरा सिर्फ रह जाए और फिर आप शीशी को भरें तब जाकर वो पोटेंसी बढ़ेगी वरना चंद कतरे निकाले चंद कतरे डाल दिए
बहुत मामूली फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके पे सब दुनिया को जमाती मराकज़ में दवाइयाँ दस्तयाब हो जाएंगी। और उसके अलावा आगे ज़रूरत पेश आती है गोलियों की, शीशियों की, किस किस्म की शीशियाँ कहाँ से मिलेंगी, डिस्पेंसेशन के लिए शीशियाँ किस किस्म की चाहिए, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। गाना में हमारे जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, जो ज़फ़रुल्लाह साहब होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं, उनकी बेगम भी होम्योपैथ हैं, वक्फ किया हुआ उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। कुछ मशीनें खुद बना ली हैं, गोलियां बनाने की भी, रोज़मर्रा की शीशियों के लिए भी उन्होंने काम किया। तो वो फिर दूसरे स्टेज पर ये तहकीक शुरू हो गई। यहाँ जो हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट सब, उन सब को यहाँ से मुहैया हो सकता है डब्बा और उसकी शीशियाँ वगैरह, लेकिन बनाने का काम काफ़ी मुश्किल काम है। फिर आगे ये डब्बे तैयार करना, आपने टीम बनानी है ना इसके साथ, एक कोई टीम। जब ये डब्बे मिल जाएंगे, जब खाने मिल जाएंगे, फिर शीशियों के मुतालिक जो तहकीक हो रही है, कौन सी बेहतरीन शीशियाँ इस साइज़ में आएंगी। पाकिस्तान से आपने राब्ता रखा हुआ है ना, अमीर साहब कराची से? किसको मैंने कहा था, किसी को कहा था, सलीम साहब को पास? सलीम साहब तो भूल गया लगता है मुझे। नहीं, मंगवाने की बहस नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी कि इस साइज़ में हमें मुनासिब शीशियाँ चाहिए, अगर ढकने वाली हों तो वो कितने में मिलती हैं। जो यहाँ वलायती शीशियाँ मिलती हैं वो काफ़ी महंगी हैं। 80 पैसे की। हाँ, लिक्विड के लिए 80 पैसे का मतलब है कि 42 रुपये करीबन। हाँ, तो बहुत ज़्यादा है सिर्फ एक शीशी की कीमत, जबकि पाकिस्तान से भरी हुई दवाई की शीशी इससे कम में मिल जाती है। तो वहीं से कुछ दवाइयों को ना मंगवा लें बजाय इसके कि यहाँ बढ़ाएं, अगर शीशियाँ लेनी है तो। मैं करना चाहता था कि वो जो फरमाया था ना कि पोटेंटाइजर के मतलब पता करूं, तो मैं गया था एक लोकल यहाँ पे हैं जो उसका मालिक से मिला था। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली उसके पास अपना, हालांकि वो बड़ी फर्म है एंजबर्स, लेकिन उसको कहता है जी मैंने तो एक औरत है जो करती है वो पोटेंटाइज करती है। उसमें एक शीशियों का जिक्र जो फरमाया, तो उसमें उसने एक सवाल उठाया था, मैंने उसे दिखाई थी कि हम इस तरह कर रहे हैं। आपने जब कहा तो औरतें तो डर गई होंगी बड़ी हम पर ना, एक तो करती है हमारे यहाँ भी, एक औरत तो करती है काम। कौन करती है पता? बूझे अच्छी बेगम जी। एक दवाई उनके सपुर्द की हुई है, बड़ा मुश्किल काम है। 10,000 तक पहुंच गए आप? नहीं, 1,000 तक। 1,000 बना, 10,000 बना रहे हैं। अच्छा, उसको शुरू किए हुए। सिर्फ खतरा ये है कि घुटने का रूमेटिज्म कोनी में ना आ जाए। आता कभी-कभी कलाई में भी हिला हिला के कलाई में कोई में। हाँ, उसने हुजूर ये सवाल उठाया था कि जो प्लास्टिक की शीशी है, चूंकि अल्कोहल में वो लिक्विड होता है, तो हो सकता है इस पे रिएक्शन होता हो, या उसका कोई फर्क तो नहीं पड़ता? ये जो प्लास्टिक की शीशी और अल्कोहल, चूंकि उसमें अल्कोहल को प्लास्टिक की शीशी में, अल्कोहल में बनी हुई दवा को प्लास्टिक की शीशी में रखना ठीक नहीं है। और जो कहता था जो ग्रैन्यूल भी डालते हैं उसमें, ग्रैन्यूल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। जी अच्छा। ग्रैन्यूल्स का तो हम देते ही उसमें है, डिस्पेंसरी उसमें कर रहे हैं, और कभी भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आई। जब काम करती है दवा तो फिर शक की क्या गुंजाइश है? ठीक है। वो किनारे पर सिर्फ गोली लगती है उससे। जी जी। वहां अगर मामूली से फर्क पड़ गया हो तो जो अंदर जज्ब हो गया है उसके, असल तो अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल तो इवेपोरेट कर दिया जाता है, और दवा बिल्कुल उसके अंदर जज्ब होने के बाद जाहिर शक्ल में अल्कोहल का कोई निशान भी बाकी नहीं रहता, सिवाय इसके कि शुरू में फौरी बनाई जाए तो कुछ गीले रह जाती हैं। उसका पुराना तरीक जो तजवीज़ करते हैं वो ये है कि सफ़ेद कागज़ लेके उस पर गोलियों को बखेर के थोड़ी सी हवा लगा के फिर दोबारा पैक करो, लेकिन वो ज़रा ट्रबलसम है और गंदे कागज़ भी हो सकते हैं, उसके से ज़्यादा ख़तरा है नुकसान का। तो अल्कोहल जज्ब होने के बाद फिर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं पैदा होने देता, यानी दवा जज्ब हो जाती है तो मीठे के मवाद को दवा बना देती है, और प्लास्टिक के किनारे से कोई असर अंदर पेनिट्रेट नहीं करता उसके। ये तजुर्बा है, इसलिए मुझे यकीन है कि नहीं करता। लेकिन अल्कोहल अगर हो लिक्विड फॉर्म में तो जो कुछ भी हल होगा वहाँ वो सारे उसके अंदर फैलता जाएगा,
ये वाकई ठीक, हम नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है। जो आइसोप्रोपोल अल्कोहल है वो इसके लिए मुनासिब है? कौन सा? आइसोप्रोपोल, वो उसमें क्या खूबी है? देखें, अल्कोहल से गरज नहीं है, असल गरज ये है कि महलूल अच्छा हो और उसके अंदर तासीर हो कि फौरन मादे को अपने सब जगह बराबर तकसीम कर दे। उस पहलू से अल्कोहल सिर्फ जहरीला ना हो, यानी जरूरी नहीं कि ईथाइल अल्कोहल हो, कोई भी अल्कोहल हो जिसके मतलब केमिकली साबित हो कि वो जहरीला नहीं है। जी, यहाँ से खरीदा है मिल्टन से जो रफीक साहब ने, वो 500 मिली की बोतल 5 पाउंड की। चौधरी रफीक साहब कौन? मेरे जो कजन है चौधरी रफीक। अच्छा, हाँ। तो वो उन्होंने से बात की थी कि हमने इसको मेडिसिन का यूज़ करना है, तो हाँ, उन्होंने लगा ये यूज़ हो सकता है। वो 5 पाउंड की 500 मिली की शीशी है, अगर कहें तो मैं आपको दिखा नहीं, वो ड्रिंकिंग में चूंकि इस्तेमाल नहीं होता, जी जी, इसलिए उस पर टैक्स नहीं होगा, तभी सस्ती मिली है, वरना दूसरी दवाएं तो बहुत महंगी हैं यहाँ अल्कोहल की। जी वो ड्रिंकिंग में इस्तेमाल नहीं होता, मेडिसिन के लिए वो कहते हैं। सिर्फ मेडिसिन के इस्तेमाल जी, होता है, जी। तो आइडियली सूट करेगा, लेकिन 5 पाउंड भी बहुत महंगा है। ये हम कम पाकिस्तान से और ऐसे ममालिक से जहाँ ये अल्कोहल सिर्फ खालिसतन दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ ड्यूटी फ्री मिलता है। सिर्फ मुश्किल ये है कि बाज़ लोगों ने शराब का मुतबादल बनाने की खातिर होम्योपैथिक से नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ है। वहाँ वो लाइसेंस ले लेते हैं और आगे फिर अपने तौर पर बेचते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक हमारे राब्तों का ताल्लुक है मेडिकल स्टोर से, वो हमें स्टैंडर्ड दवाई भी देते हैं और बाकायदा ऑथेंटिक हैं। जी। जो शराब के तौर पर नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए भी ख़तरनाक है कि वो उसमें कुछ पानी कुछ और मिलावटें कर देते हैं, जी, जी। और जो हमारा मकसद है उसको नुकसान पहुंच सकता है। हमें मिलता है 95%, जी। 95% और अबव। लेकिन जो बाजार में जो ठेकेदार इस किस्म की शरारतें करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि हमारे पास पूरी बोतलें मौजूद हैं, ताकि कंपनी अगर कभी यानी हुकूमत का डिपार्टमेंट चेक करने आए तो दिखा दें, उसको वो डाइल्यूट करके 51 कर देते हैं या उससे भी कम, और बाकी वो इस्तेमाल कर लेते हैं शराब बेचने की खातिर। तो ये कारोबार बहुत चल रहा है, इसलिए जो दवाएं वहाँ से मंगवानी हों वो बाकायदा ऑथेंटिक जो हमारे तजर्बे में आए हुए शरीफ लोग हैं उनसे लेकर भेजनी चाहिए, आम मार्केट से नहीं लेनी चाहिए। बाकी एक ये सवाल उठता है कि इसमें ममानियत तो नहीं, हुर्मत का पहलू तो नहीं। असल बात यह है कि अल्कोहल का सिर्फ वो इस्तेमाल मना है जो नशा पैदा करता हो, क्योंकि कुरान करीम ने अल्कोहल का नाम ही नहीं लिया। इसी उज़र से अरबों में बहुत से ऐसे हैं जो अल्कोहल पी लेते हैं, ये उज़र रख कर के कुरान करीम में कहाँ लिखा हुआ कि अल्कोहल हराम है? कहीं हराम नहीं है, ये वाकई नहीं लिखा हुआ। लेकिन हर वो चीज़ हराम है, उसका नाम अल्कोहल हो या कुछ और हो, जो नशा पैदा करती है। नशा हराम है, ना कि कोई मादा। तो नशे के एतबार से होम्योपैथिक दवाई जो दवा हो बाकायदा, उससे नशा हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि नशा पैदा करने से पहले वो मार देगी आदमी को। इतनी दवा होम्योपैथिक जो इस्तेमाल करते हैं, बाद जो ओवरडोज थोड़ी सी भी करें तो नुकसान पहुंचता है। तो कोई आदमी भी दवा से नाजायज़ फ़ायदा उठा ही नहीं सकता। और दूसरे ये कि खुश्क होकर इतना कम हो जाता है, अगर आप गोलियों में दें या लिक्विड में भी दें तो एक कतरा एक प्याली पानी में, एक प्याले में जाकर वो घड़ा भी पी जाए या कई घड़े भी आदमी पी जाए तो नशा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। क्योंकि उसकी परसेंटेज अल्टीमेटली 100 कतरों में एक सिर्फ नहीं रहती, बल्कि जब आप प्याली में या गिलास में डालते हैं तो 1/10,000 के करीब बन जाती है। तो 10,000 गिलास पिए तो एक कतरे का नशा आएगा। इसलिए ये सिर्फ
वो जो सनकी लोग होते हैं उनके वहां तवाहमात हैं, इसमें कोई हुर्मत का पहलू बाकी नहीं रहता। फिर जब वो ड्राई आउट कर जाए गोलियों में, फिर तो उसमें तो निशान भी नहीं रहता। वो तो अगर सारी दुनिया का मीठा आदमी खा ले उस दवाई से बना हुआ, उससे भी नशा नहीं आएगा। शुगर हो जाएगी, ठीक है, मगर मतलब है खा ही नहीं सकते, नामुमकिन है। ठीक है, और क्या रिपोर्ट है लेटेस्ट? हाँ, मैं बता रहा था कि गोलियां बनवा के उनको मुहैया करने का इंतज़ाम करना, फिर वो उनको ये मशवरा देना कि कौन सा अल्कोहल आप इस्तेमाल करें और क्या क्या एहतियातें उसमें ज़रूरी हैं। दवाई पोटेंटाइज करने के लिए शीशे की शीशियाँ होनी चाहिए, ना कि प्लास्टिक की, और धूप ना लगे उनको। फिर धूप की रेडिएशन से इस दवा कुछ ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर इसको बगैर धूप के रखा जाए तो फिर इनके बाज़ों के मुताबिक मसलन कैंट हैं, वो कहते हैं 100 साल में भी ख़राब नहीं होती। तो मैंने इस्तेमाल करके देखी हैं दवाएं, पुरानी गोलियों में बनी हुई, हज़रत मुस्लिम मौद की, पुराने ज़माने, पता नहीं किस ज़माने में ख़रीदी हुई थी, और वो इस्तेमाल क्यों काम करती थी बिल्कुल ठीक ठाक, तो दवा ख़राब नहीं होती। फिर ये पोटेंसी के मुतल्लिक़ खैर हदायत बात की, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पोजल, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक़ पूरी हदायतें देकर फिर हमारा काम ये मुकम्मल हो जाएगा। डब्बे बनाने हैं, उनके अंदर शीशियाँ मुंतखब करके ख़रीद के देनी है, ताकि कम से कम कीमत पर सब दुनिया में अहमदियों को अच्छी दवाएं दस्तयाब हो जाएं और उनको बढ़ाने का, उनके मज़ीद इस्तेमाल के तरीके आ जाएं। ये मख़सूस प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब इस पे काम कर रहे हैं। इनको एक टीम चाहिए होगी, यहाँ 5-7 आदमियों की या ज़्यादा की, जो बाकायदा आपके साथ मिलकर ये स्टॉक तैयार करें। फिर जो मिनिमल कीमत उसकी बनेगी वही वसूल करेंगे। ये कोई प्रॉफिटेबल कारोबार नहीं है। उसके बाद एक दफ़ा तकसीम कर देंगे तो फिर बाकी आप ही बनाते रहें। ठीक है, ये आप क्या कहती हैं फौजिया बेगम? टेम्परेचर जो है वो तो नहीं कंट्रोल रखना। टेम्परेचर क्या? दवाई को ज़्यादा गर्म अगर होते हैं, हाँ, रवा में 140 दर्जे तक, उससे भी ऊंचा हो जाता रहा टेम्परेचर, उस पर तो ख़राब नहीं हुई। तो सिर्फ ये था कि लिक्विड टाइट भी किया हो ना अगर कॉर्क, तो इतने टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड उड़ जाता है बहुत हद तक, इसलिए वक्तन फ़वक्तन हमें या ताज़ा करना पड़ता था या और दवाई मंगवानी पड़ती थी। एक दफ़ा शीशी खुश्क हो जाए फिर उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर उसमें एक कतरा भी रहा हो तो उसको एक दफ़ा दोबारा भर के 2 झटके ज़ोर से यूँ दे दें तो वो दवा एक पोटेंसी ऊंची हो जाएगी, 30 की 31, 200 की 201, लेकिन अमलन इस्तेमाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। 31 छोटी पोटेंसियाँ भी काम कर रही हैं, बड़ी भी कर रही हैं, 30 से 40 भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, और क्या पूछना आपने? हाँ, वैसे दवाई उबाले नहीं, ये तो ठीक है, इसको इस तरह गर्म ना करें कि वो चाय पीनी हो गया उसमें। ये खुशबू वगैरह के साथ रख सकते हैं, खुशबू वगैरह का असर होता है। अगर खुशबू से ये दवाइयाँ ख़त्म हो जाती तो मुझ पर कभी होम्योपैथिक दवा असर न करती। और हज़रत मुस्लिम मौद को बेहद खुशबू का शौक़ था और होम्योपैथिक दवाइयों का भी था, तो हर वक्त खुशबू फैली होती थी घर दफ्तर में, तो दवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन ये एहतियात ज़रूरी है कि फौरी तौर पर खुशबू का स्प्रे ना किया जाए, क्योंकि उसका भी कोई ना कोई असर होता होगा, लेकिन चूंकि वो पोटेंटाइज नहीं होता इसलिए मौत मामूली होगा। बहरहाल एहतियात ये बेहतर है कि खाने से घंटा पहले या आध घंटा पहले या 2 घंटा 2 घंटे बाद खाली पेट अगर हो तो ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है। सुबह निहार मुँह खाली पेट दवा ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है, और मुंह साफ हो आम तरीके पर। बाकी मुंह के अंदर जो कुछ मिला हुआ होता है वो इतना ज़्यादा है कि होम्योपैथिक दवाई से करोड़ों गुना ज़्यादा होता है, इसलिए उसके बावजूद असर दिखाती है तो वहम की ज़रूरत नहीं है।
ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کھانا منہ میں نہ ہو اس وقت، لقمے میں بھی آپ ڈال دوائی کھا رہے ہوں. اور کیا احتیاط ہے؟ تیز خوشبو کا وہ ٹھیک کہتے ہیں، اگر فوری طور پر اس کو نہیں رکھنا چاہیے. دوسرے بند شیشیاں رکھنی چاہیے. خوشبو جو فضا میں موجود ہے وہ دوا کے اوپر اثر ڈال سکتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو جذب کر کے کچھ اور اس میں اثرات پیدا کر سکتی ہے. بتائیں آپ نے کیا پوچھا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ کا کیا؟ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ دوائی کھا لیں آپ ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ کی ہو تو آپ جتنا چاہیں کلیاں کر لیں، اس میں پھر بھی منہ میں ٹوتھ پیسٹ اتنی ضرور رہتی ہے کہ آپ کی دوائی سے بعض دفعہ کروڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے جتنا دوا کا اصل مادہ موجود ہے. اس لیے جو پوٹنٹائز شکل میں دوا ہے وہ اصل ہے ہی نہیں، وہ تو میٹھا ہے. تو اس ایسی صورت میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر منہ میں خطرہ ہو کہ منہ میں کچھ اور مادہ موجود ہے تو گولیاں زیادہ چوس لیں، کچھ نہ کچھ اس کا ڈائریکٹ حصہ جو جذب ہوتا ہے وہ اثر دکھا دیتا ہے. 3-4 گولیاں اگر آپ نارملی کھاتے ہیں تو 10-15 کر لیں، 20 کر لیں. دوائی کی جو ایک شیشی ہے اس کو ہم دوسری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اچھی طرح دھو کے خطرہ تو رہتا ہے. میں تو اس کو اس طرح استعمال کیا کرتا تھا، دھو کے اچھی طرح پہلے خشک کیا کپڑے سے، اس کے بعد دھوپ میں رکھ دیں. تو چونکہ دھوپ دواؤں کے اثر کو مٹا دیتی ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتی تھیں. یعنی میرا خیال ہے کہ ٹھیک رہی ہیں. کبھی کوئی خاص بات اس کی قابل ذکر میرے سامنے نہیں آئی کہ اس نے کام نہ کیا ہو. لیکن خالی دھو لیا اور بند کر دیا اس میں تو بہت اثر رہ جاتا ہے. باقی وکس بہت مضر ہے. وکس میں یہ کیمفر ڈالتے ہیں، اور کیمفر بہت سی ہومیوپیتھک دواؤں کا اینٹیڈوٹ ہے. اور کئی دفعہ بارہا میرا تجربہ ہوا ہے، بچوں کو دوا دی تو 2-3 دن میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مائیں پھر چلاتی رہی ہیں بچے، تو پتہ کیا تو جا کے وکس لگا دیا کرتے تھے ساتھ، یا پیاز لٹکا دیتے تھے سامنے. تو اس قسم کی تیز بدبوئیں جو اثر رکھتی ہیں دوا والا یا اینٹیڈوٹل ہیں، وہ بہرحال استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا کیمفر کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے نزلے وغیرہ میں. اس کے متعلق ریسرچ شائع ہو چکی ہے، بڑے اونچے پیمانے پر ریسرچ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں وکس میں جو ایلیمنٹ ہے کیمفر کا، یہ 1-2 اور دوائیں جو ڈالی گئی ہیں، مینتھول وغیرہ ہوتا ہے شاید، کہتے ہیں اس کا کوڑی کا بھی اثر نہیں ہے اس کا کولڈ پیدا کرنے والے، نزلہ پیدا کرنے والے وائرس کے اوپر. بالکل بے تعلق ہے. صرف ایک سینسیشن کا احساس ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا، یا لوبریکیشن ہو جاتی ہے، اس سے کچھ فرق پڑ جاتا ہوگا. تو بیکار ہے بالکل. لیکن اب انہوں نے وکس کے لیے کی ایک اور چیز بنائی ہے جو گلے کا سپرے، جس میں کلوروفل ہوتا ہے. وہ اچھی چیز ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس میں نے دیکھا تھا اس میں وہ نہیں ہے شامل کیمفر. تو ہمیں وکس والوں سے کوئی دشمنی نہیں. کیمفر وہ ہومیوپیتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اصل یہ پیغام ہے. اور پوٹینسی ہو کسی خالی شیشی میں ہو تو اس میں 30 کی ڈالنے تو پھر بے شک بن تو سکتی ہے، لیکن کیا پتہ لگے گا. آخری کبھی تجربہ نہیں کیا میں نے. یہ آپ نے کیا ہوگا. اس پہ کیا بنا؟ 30 کا اثر دکھا رہی تھی یا 200 کا؟ پر لگ ہی نہیں سکتا. چاہیے اگر ہمارے پاس پائروجنم ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دوسری بھی چاہیے، دونوں مکس، تو اس کے اندر سلفر ڈال دیں تو کیا وہ ٹھیک رہے گا؟ دونوں بہتر یہی ہے کہ اثر دوائیں الگ الگ رکھا کریں اور استعمال کے قریب دونوں کو اکٹھا کر لیا کریں. یعنی اگر چند دن کے اندر ختم کرنی ہے تو بے شک ملا لیں گولیوں میں، لیکن مستقل ملا کے نہیں رکھنی چاہیے. سمجھے؟ اور سلفر پیروجن کی جو لیکوڈ
शीशियाँ वो अलग अलग रखनी चाहिए। हाँ, और बसा औकात आपको सिर्फ सल्फर की ज़रूरत पड़ती है, बाद दफ़ा सिर्फ पायरोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें फिर ये मिक्सचर जो है वो मुश्किल डालते हैं। मैंने ये तो किया हुआ है कि एक वबा के दौरान मिक्सचर बना के या चंद दिन के अरसे के लिए ज़रूरत पड़ती है वो मुख्तलिफ जगह तकसीम करा के रखे हैं और उससे अलग फल से फ़ायदा पहुँचता रहा है। बल्कि बाज़ दफ़ा तो कुछ लंबे अरसे के लिए भी, मसलन कॉलिक का होम्योपैथिक में जो दफ्तर खजीद में मैंने नुस्खा बनाया था, उसको मौलमीन एक दफ़ा शीशियों में, बड़ी बड़ी शीशियों में भरवा के अपने साथ ले गए थे। तो उनकी जो रिपोर्टें थी वो बड़ी इनकरेजिंग थी। काफ़ी लंबा अर्सा तक उसी को इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन कोई उसका मनफी असर नहीं नज़र आया। लेकिन बाज़ दवाएँ जो एंटीडोटल हों या एग्री न करती हों, वो कुछ न कुछ तब्दीलियाँ पैदा करती होंगी, इसलिए एहतियात बेहतर है। बहरहाल ताज़ा ज़रूरत का मिक्सचर बनाया जाए तो ये बहुत बेहतर है बनिस्बत इसके कि मुस्तकिल लंबे मिक्सचर बना के रख लिए जाएँ। और वो भी हम गोलियों में सिर्फ बनाते थे, लिक्विड में नहीं बना के देते थे कभी, समझे? गोलियों में बना के दे दिया और लिक्विड अलग अलग देते थे ताकि हस्ब ज़रूरत जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। राज साहब का जो क्यूरेटिव सिस्टम बना हुआ है उसमें वो लिक्विड उन्होंने जो मिलाए हुए हैं आपस में, और उनका ये ख्याल है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मगर उनका ख्याल मैंने इसलिए कहा कि कोई इश्तिहार ना समझे। और मुझे भी भेजे थे उन्होंने तोहफतन, मैं तो करीब भी नहीं फटकता उसके जिसका मुझे पता ना हो कि क्या चीज़ है। कोई मिक्सचर के दिमाग में आया है कि ये इमरजेंसी में ज़रूरत होगी, ये फलां चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे क्या पता वो दुरुस्त भी है कि नहीं, और उसके बाद कौन सी दवा काम करेगी कौन सी नहीं करेगी, ये बड़ी ख़तरनाक बात है इस पहलू से। इसलिए अपने ऊपर तो मैं कभी नामालूम मिक्सचर इस्तेमाल नहीं करता, सवाल इसके कि फार्मूला दिया हो फिर देख सकते हैं इस्तेमाल। और कहीं अगर दवा थोड़ी हो और गोलियों पे बनी हुई हो और बहुत सारे लोगों को जरूरत हो तो क्या पानी में घोल के घूंट घूंट पिलवाना शुरू कर दें, आबे कौशल हो जाएगा, वो ना खत्म होने वाला चश्मा है। इस तरह हम वबाओं में किया करते थे, हदायत होती थी मसलन कॉलरा वगैरह इस किस्म की वबा फैले तो, और बाज़ दफ़ा सैलाबों के दिनों में इस्तेमाल करनी पड़ती थी। तो इतनी ज़्यादा तो दवा होती नहीं थी कि वो ढेरों उठा के ले जाए। उनको मैं कहता था कि बड़ा बर्तन साफ लेके उसमें अच्छा ताज़ा पानी जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसमें 50-60 या 100 गोलियाँ मुट्ठी भर के घोल दें और वो घूंट घूंट पिलाएं, वो उसी तरह दवा बन जाता है, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। या लिक्विड के कतरे मिला दें कुछ। और आज तो सवालों के कोर्स बन गया, बताएं और कोई बात आप बताएं, आपने तैयारी कर ली है मेरे उसकी जो प्रेस्क्राइबर, फैमिली प्रेस्क्राइबर और नोट्स ऑन मटेरियल मेडिका? हाँ जी हुजूर, इस पे हो रहा है काम। ये एक हिस्सा मैं लेके आई हूँ, ये 2 फाइल्स बनी है फैमिली प्रिस्क्राइबर की। अभी तक जितना लेडीज ने काम किया तो उसमें से सॉर्ट आउट करके अभी तो और बहुत से आने हैं, बहुत आने हैं। हाँ जी, तो ये तो काफी इतना इसका हुजम काफी हो जाएगा, शायद टाइप होके फिर वो छोटा हो जाए। दिखाने में एक हिस्सा देखने देंगे प्रेस्क्राइबर का। एक कार्ड से बात शुरू हुई थी, ये रशीद साहब ने मुझे कार्ड भेजा था, मैंने जब देखा तो वो पूरा इफेक्टिव नहीं था, बहुत सी खामियां थी उसमें। अब ये प्रेस्क्राइबर की एक जेल बनी है अभी ये, और इस एक घर एक है तो फिर और 2 बनी है ना, नहीं मैं ये इसको कह रहा हूँ, ये एक है, इतनी ये घर में भी है। और अभी इसमें वो दवाएं जो अभी तक हमने तकसीम नहीं की वो शामिल नहीं हुई, और वो कुछ दवाएं जो अभी पढ़ाई नहीं वो भी शामिल नहीं हुई। तो एक दफ़ा तो ये फूल कर 4 बड़ी जिल्दें बन जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारा काम शुरू होगा असल। फिर मुझे खुद बैठकर इस पे मेहनत करनी होगी कि ज़ायद मवाद को काटा जाए, ज़रूरी चीज़ों को रखा जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए, और फिर ये 1/4 से भी कम रह जाएगा आखिरी शक्ल में। क्योंकि अब तो मसलन सिलीशिया के लिए लिखा हुआ है तफसील से
کہ نزلے میں یہ کام کرتی ہے، اس سے ملتا جلتا کام اگر 50 دواؤں میں ہے تو وہ سارے کا سارا یہاں نزلے کے نیچے اکٹھا ہو جائے گا، اور ہر نزلے کے لیے اس کی تفصیل ضروری نہیں ہے، اور بعض دفعہ صرف ہم یہ لکھ سکتے ہیں یہ علامت آگے دوائیوں کے نام 20 دوائیں اکٹھی، تو اس میں بہت سائز میں کمی آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن اتنی کمی تو نہیں کرنی کہ پھر وہ لیڈ نہ کر سکے ٹھیک۔ اب یہ ضرورت ہے کہ میرا ڈاک کا بڑا کام بڑھ گیا اس پر، ہومیوپیتھ جو پوچھنے لگ گئے ہیں نا، اور ان کو پھر وہ بھی نہیں آتا بتانے کا طریقہ، دوائیں 1-2 علامتیں لکھ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، اس کو کہا جی میرے پیٹ میں یہ درد ہے، فلاں جگہ یہ تکلیف ہے، تو اس ہر ایک چیز کی ایک دوا ہوگی، اور یہاں بیٹھے اس کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اس لیے جو تجربے سے بعض اندازے ہوتے ہیں لوگ اس طرح لکھتے ہیں، وہ دوا تو ہم تجویز کر دیتے ہیں، مگر اب تو اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہمارا عملہ جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھا اب اس کام سے، قلم توڑ بیٹھا اپنے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پریسکرائبر بنایا جائے اور ہر ایک کو بھیج دیا جائے، یعنی تمام دنیا میں اویلیبل کر دیا جائے، اور پھر ہر ایک اپنی بیماری کا علاج خود کرے، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں، کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ہر شخص دیکھے اپنی بیماری اور پڑھ کے جتنی علامتیں اس کو اپنی پتہ ہیں، اس کو کسی کو نہیں پتہ، اور نہ ڈاکٹر کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، نہ وہ بتا سکتا ہے ڈاکٹر کو ضروری علامتیں، مگر ہم نے تو سب ضروری علامتیں مہیا کر دی ہیں اس میں۔ اس لیے ہر مریض خود پڑھے گا اپنا علاج خود، اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ چند کاپیاں رکھ لیں، جو مریض آتا ہے کلینک میں اس کو کتاب دے دی کہ یہ فلاں صفحے پر دیکھ کے بتاؤ میں تمہیں کیا دوائی دوں۔ ٹھیک ہے، ہاں اچھا شروع کریں، اب لے لیں ان کا دتہ ماشاء اللہ۔ یہ سطح سے ڈولے تھے اس کو اٹھا کے۔ ہاں جی، بعض ہومیوپیتھس کا خیال ہے کہ کافی پینے سے اینٹی ڈوٹ ہو جاتی ہے دوائی کا، سر خیال ہے نا ان کا، ان کو رکھنے دیں خیال آپ کا کوئی تجربہ؟ نہیں، آپ نے تجربہ کیا کبھی؟ میں نے بعض وقت ہو جاتے ہیں، کیا؟ میں نے کسی کو اسٹوڈنٹ کو دی تھی ایجنسی میں، پھر اس کا صبح ٹیسٹ تھا تو انزائٹی تھی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، پھر اس کو نیند آنے لگی، ٹھیک ہے، کہنے لگی کہ یہ نیند آ رہی ہے، تو میں نے اسے کہا کافی پی لو، اس نے 1 گھونٹ پیا اور وہ اس کو کہتے ہیں اثر ظاہر ہو، پھر ٹھیک ہوگی تھی وہ۔ تو فائدہ کیا ہوا دینے کا دوائی؟ نیند تو اچھی علامت ہے، لیکن وہ آپ نے اثر توڑ دیا۔ ہر دوا یہ جو ہے نا جنرلائزیشنز، یہ اچھا طریق نہیں ہے۔ 1-2 تجربوں اس کو جنرلائز کر دیا کہ ضرور ہر جگہ یہ ہوگا۔ کافی کا براہ راست تعلق ہے اس سے جرسیمیم سے بھی، اور نکس وومیکا سے بھی، اور اگنیشیا سے، ان سے نمایاں ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں کافی والے اعصاب کے اثر کا توڑ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی سینسٹیو لڑکی ہو جس کو کافی کا زیادہ شوق ہو تو اس کی بہت سی اعصابی تکلیفوں کے لیے اگنیشیا علاج ہے، اور نکس وومیکا ایسی چیزیں جو نیند اڑانے والی ہیں، چائے کافی وغیرہ، ان میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ جرسیمیم کا بھی اسی سے تعلق ہے، تو اگر وہ چیز دیں گے جس کو جو ایک دوسرے کو اینٹیڈوٹ کرتی ہے تو ضرور یہی بات ہوگی جو آپ نے بتائی ہے، لیکن پھر اس کی باقی اثرات بھی رہے یا نہ رہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک تجربہ کافی نہیں ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ مثلا نکس وومیکا سلفر کا صرف جلد کی خارش وغیرہ اور ظاہر ہونے والی علامتوں کا اینٹیڈوٹ ہے۔ اب یہ تجربہ لمبے عرصے میں 50-100 سال میں ڈاکٹروں نے محسوس کیا اور پھر اب یہ واضح کر کے لکھ دیا، لیکن کافی کے متعلق کچھ نتیجہ نکال لینا، ایک مریض کی نیند اڑ گئی یا نیند آ گئی اس کو دوبارہ، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ جب تک باقی علامتوں کے اوپر پتہ نہ چلے کہ جرسیمیم کی باقی علامتوں پر کافی نے کیا اثر دکھایا تھا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نکس وومیکا اس لیے تجویز کرتے ہیں
وہ سلفر کے گہرے اثرات کو اینٹیڈوٹ نہیں کرتا. جلد پر جو بیماری پھینکتا ہے سلفر اس کو اینٹیڈوٹ کرتا ہے نقصوامی کا. تو اس لیے محفوظ ہے. جو سلفر کے ساتھ بے شک کھائیں, اچھا کمبینیشن ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں. ہاں آپ بتائیں جی. انہوں نے جنسینیم دی ہے اس کے اعصاب کو طاقت دینے کے لیے, اس کو خوف تھا امتحان کا. ٹھیک ہے, اب یہ اس سے پوچھیں کہ اس کو پھر خوف بھی آپ ہوا بھی یا لیتے ہیں ہو بھائی گیا؟ صاحب, ہاں جی پوچھ لیں آپ. تو پتہ لگے گا نا اینٹیڈوٹ ہوا ہے کہ کیا کیا کہتے ہیں, صحیح خوف دور ہوا تھا کہ نہیں؟ نہیں ہوا تھا. وہ تو اس وقت نہیں, خوف تو دور ہو گیا تھا. جب نیند آئے تو ظاہر ہے کہ خوف دور ہو گیا. نہیں, امتحان کے وقت وہ انہوں نے دوبارہ پوچھا ہی نہیں. نیند کا تو ایک سمٹم اینٹیڈوٹ ہو گیا. کافی پی اور ان کو وہ تو کہہ رہا ہوں ان کو جا کے پتہ لگے گا, وہاں سے پوچھ یہ پوچھنا پھر پتہ لگے گا نا. صحیح ہے, پوچھنا اس کے نہیں. نمبر بھی پتہ کر لیں. نوبت بہت اچھی. اچھا بس بھی ٹھیک ہے. اب سلیشیا شروع کرنی ہے آج. سلیشیا میں سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ الفضل میں سلیشیا کا عنوان ایک بنا ہوا ہے بڑا زبردست, اور بالکل اس ہدایت کے برعکس ہے جو میں نے کلاس میں سلیشیا کے ذکر میں دی تھی. میں نے کہا تھا اب تک 6 ایسے کیسز ہیں جن کے متعلق مجھے یقینی علم ہے کہ ان میں 100% ان مریضوں کو اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی ہے. لیکن ڈاکٹری میں یہ دعویٰ کر بیٹھنا 6 کے اوپر یہ جائز نہیں ہے. اور کئی قسم کی اور بیماریاں اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں ایڈس کی. مختلف علاقوں کے اوپر مختلف اثرات ہو سکتے ہیں. اس لیے جب تک ہم وسیع پیمانے پر ساری دنیا میں تجربہ نہ کر لیں اس وقت تک ہمارا یہ اعلان کرنا جائز نہیں ہے کہ سلیشیا دریافت ہو گئی ہے ایڈس کی بیماری میں. اور بالکل اس کے برعکس الفضل میں یہ اعلان لگ گیا ہے کہ سلیشیا ایڈس کے مریضوں میں 100% کامیاب ثابت ہوئی ہے, یا اس قسم کا تجربہ. میں حیران رہ گیا جس طرح کوئی عطائی اعلان کرتا نا کہ ہماری دوائیں بہت کامیاب ہو گئیں. یہ ریسرچ کے خلاف ہے, اور خصوصاً میری طرف منسوب ہو کر یہ اعلان کرنا بہت بڑی غلطی ہے. کیونکہ دنیا اس سے غلط اگر نتیجے نکالے گی یا نقصان اٹھائے گی تو ذمہ داری مجھ پر آ جاتی ہے. اس لیے الفضل کو فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے قارئین سے اور تحقیق کرنے والوں سے کہ یہ غلط طریقہ ہے. حالانکہ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا, آپ سب کو یاد ہوگا. اعلان مجلس میں بھی کیا تھا, یہی کیا تھا کہ اب تک 6 کیسز میں خدا کے فضل سے جن کو دی ان کو شفا ہو گئی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ایڈس کا علاج مل گیا ہے. جب تک وسیع پیمانے پہ مختلف ممالک مختلف حالات میں ایڈس کی مختلف سٹیجز پر اس کے تجربے نہ کریں اس وقت تک ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. تو اس سلسلے میں افریقن ممالک کے رابطے کے ساتھ بعض جگہ ریسرچ شروع کی ہے. ایک جگہ باقاعدہ ہمارے احمدی ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے جو ان کی انسٹیٹیوٹس ہیں ایڈس کے اسپیشلسٹ ان سے رابطہ رکھ کر علاج کی رپورٹ ابھی تک بھیجی ہے. اس میں یہ ہے کہ جتنے کیسز کو دی گئی تھی اس میں سے 2 کے متعلق میڈیکلی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ اس میں کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا, اور باقی جو مریض تھے ان کی حالت بہتری کی طرف مائل ہے. عمومی حالت ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی میڈیکلی یہ ڈکلیئر کرنا کہ ان کی ایڈس ختم ہو گئی ہے یا بالکل بے اثر ہو گئی ہے یہ ابھی جلدی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک نو احمدی دوست ہیں جو ایک ملک میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں, وہ عیسائیت سے احمدی ہوئے ہیں اور بہت تھوڑا عرصہ لیکن بڑی جلدی اخلاص میں ترقی کر رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل نام رکھتے ہیں اپنے اسپیشلائزیشن میں ایڈز وغیرہ ان چیزوں میں. چنانچہ انہوں نے پیپرز بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ چائنا جو وفد گیا تھا انٹرنیشنل, وہاں چائنا میں چائنیز ہربس کا ایڈس پر اثر نوٹ کرنے کے لیے اس کے وہ ممبر تھے. ان سے میں نے تفصیلی بات کی ہے, اور وہ چونکہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں ان کو پتہ ہے تجربے کیے کس طرح جاتے ہیں. ساری ریکارڈ اس کا تمام ریکارڈ رکھا جائے گا اس کو,
اور تجربہ کرنے کے لیے 2 گروپس بنائے جائیں گے. ایک پر صرف یہی ہومیوپیتھک کا تجربہ ہوگا, دوسرے پر 3 گروپ میں نے ان سے بات کی تھی, 3 ہی بننے چاہیے. ایک کنونشنل دواؤں کا, اور ایک کچھ عرصے کے لیے بے دوا صرف عام صحت کا خیال رکھنا. تو پھر ان کے جو نتیجے سامنے آئیں گے معین طور پر عدد و شمار سے, وہ جب میں سمجھوں گا کہ کافی ہو گئے پھر میں دوں گا ریلیز کرنے کے لیے. بے شک الفضل پھر جو مرضی اس پر عنوان لگا دے, لیکن باقی الفضل کے حوالے سے باقی سب میں دنیا کے اخباروں کو بھی متنبع کرتا ہوں, احمدیوں کو, کہ ایسی اشتہار بازی نہیں کرنی چاہیے گویا کہ عظیم الشان ایک علاج دستیاب ہو گیا اور سائنٹیفکلی اس کا کوئی ہمارے پاس قطعی ثبوت نہ ہو. کچی باتیں ہیں. اور جہاں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے وہاں ٹھیک ہوا, وہاں ضروری ہے کہ اللہ کے فضل کا فیکٹر بھی سامنے رکھا جائے. وہ جو 6 کیسز ہیں ان میں ابھی تک یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ محض دوا تھی یا دعا جو ساتھ کی گئی اس کا بھی اپنا ایک اثر تھا, اور اس کا کتنا حصہ ہے. اگر تو ایک عام دوا ہو تو وہ گناہ بے گناہ کو سامنے لاتی نہیں, وہ اثر کرتی ہے جو خدا نے اس کے اندر تاثیر مستقل ہر انسان کے لیے رکھ دی ہے. لیکن بعض دفعہ دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے کسی مریض کے لیے خصوصی دعا کے نتیجے میں. تو وہ پہلو چونکہ ہر احمدی ڈاکٹر دعا کرتا ہے, اس لیے ایسا پہلو ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب تک عام استعمال میں نہ آئیں چیزیں پھر, اور وہ لوگ جو عام طور پر دعا کوئی عادی نہیں یا یقین نہیں رکھتے ان کے استعمال میں بھی جب تک فائدہ نہ دکھائے, اس وقت تک ابھی ہم بہت جلدی خوش ہو جانے والے ہوں گے اگر ہم کہہ دیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. سمجھ گئے؟ فرح فخور نہیں بننا, یہ مراد ہے میری. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرح فخور, یعنی کفار کی یہ علامت ہے کہ وہ چھوٹی سی بات پہ اچھل پڑتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں, اور چھوٹی سی مایوسی پہ سب کچھ ہار بیٹھتے ہیں. کفور ناشکرے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. نہ فخور تو وہی ہے, ایک جگہ کفور الگ آیا, معاف کرنا. فخور کا مطلب ہے فخر کرنے لگ جاتے ہیں. دوسری جگہ ہے چھوٹی سی بات پہ مایوس ہو جانے والے اور ناشکرے ہو جانے والے. تو یہ دونوں صفات ایک دوسرے سے برعکس ہیں, لیکن ایک ہی مزاج کے اندر پائی جاتی ہیں. چھوٹی سی بات پر بہت خوش ہو جانا, چھوٹی سی ٹھوکر پر گر پڑنا اور ہمت ہار دینا, یہ بظاہر 2 الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں, مگر حقیقت ہے کہ بالکل ایک ہی مزاج کے 2 حصے ہیں. جو چھوٹی بات پہ خوش نہ ہو اور حوصلہ رکھتا ہو, وہ بڑے غم میں بھی حوصلہ رکھتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے. سلیشیا, اس کی جو پروونگ ہوئی ہے وہ بہت لمبا عرصہ محنت کرنی پڑی ہے, تب اس کی سمجھ آئی ہے. سب دواؤں سے زیادہ آہستہ پروونگ ہوئی ہے سلیشیا کی, کیونکہ یہ گہرے اثرات رکھتی ہے, تبدیلیاں اندرونی ایسی پیدا کرتی ہے کہ جو وقت لیتی ہیں. اس لیے سلیشیا کی جو پروونگ ہے اس سے ایک بات پتہ چلی کہ بہت گہرا اثر رکھنے والی بہت لانگ ایکٹنگ دوائی ہے. سلیکون جو بہت عام جز ہے ہماری زمین کا, اس سے بنائی گئی ہے. پتھروں میں بھی سلیکا ہوتا ہے, اور جو لوگوں نے پتھروں میں کام کیا ہو ان کے تجربے سے بھی اس کی بہت سی علامتیں نکلی ہیں. اور موٹا تعارف اس کا میں پہلے کئی بار کرا چکا ہوں, ابھی بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں. جسم کے اندر کوئی بھی بیرونی مادہ آ جائے تو اس کو سلیشیا برداشت نہیں کر سکتی. کسی قسم کا مادہ ہو, بیرونی ہو. اس لیے انفیکشن کی اگر دوا ہے تو اس لیے ہے کہ جراثیم کام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف رد عمل دکھاتی ہے. مگر یہ بحث ہے کہ
क्या हर जरासूमा के खिलाफ हर सूरत में हर पोटेंसी काम करेगी या फ़र्क पड़ेगा? अगर ये आप समझ लें कि हमें फार्मूला पता चल गया, अब जो भी मरीज हो जिसको इन्फेक्शन हो, सिलिशिया दिया और छुट्टी हुई, तो ये गलत फहमी है। बाज़ जगह इसका रद्द अमल अकेला काफ़ी होता ही नहीं, वरना तो सारी बीमारियों का पैनेसिया बन जाए। अब टाइफाइड का मरीज है, उसको अक्सर औकात सिलिशिया कौड़ी का भी असर नहीं करेगी। बाद सेप्टिसीमिया के केसेस हैं, वहाँ सिलिशिया से बहुत ज़्यादा सल्फर और पायरोजिन असर दिखाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि सिलिशिया एक एहसास तो पैदा करती है जिस्म में दिफा का, और यही इसका काम है कि जिस्म को ये पैगाम दे कि कोई गैर जिस्मी मादे जानदार हो या बेजान हो तुम्हारे अंदर दाखिल हैं और फलां जगह मौजूद हैं। इसके नतीजे में जिस्म रद्द-ए-अमल करके उसका इलाज खुद करता है। लेकिन सिलिशिया में ये सलाहियत नहीं है कि उसकी तायीन करे मुअय्यन कि किस किस्म का वो हमला है और किस नौइयत का एंटीबॉडीज उस पर काम आ सकती हैं। इसलिए अमूमी बेदारी पैदा हो जाती है और उसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि 60-70% केसेस में जिस्म कामयाबी से खुद ही इलाज कर लेता है। मगर जहाँ स्पेशलाइज्ड रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है, उसका टी सेल्स से भी ताल्लुक़ है और कई निज़ाम हैं जिनके साथ उसका ताल्लुक़ है। आरएनए पैगाम जो देती है उसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए उसका निज़ाम जिस्म का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अल्लाह ताला ऐसे निज़ाम को महज अताई हाथों में खेलने नहीं देता। उसके लिए लंबी मेहनत, लंबा गौर फिक्र और हर मर्ज़ की नौइयत को समझकर उसके मुताबिक दवा की तलाश, ये कायनात में एक ऐसा निज़ाम जारी है जिसको कोई एक दवा अपसेट नहीं कर सकती। क्योंकि बाज़ दफ़ा एक दवा असर दिखा भी दे तो बीमारियां इवॉल्व हो जाती हैं, उनमें उन दवाओं के दिफा का मादा पैदा हो जाता है, जैसे रोज़मर्रा नज़ले में आपने देखा है। और एड्स के मुतालिक भी ये ख़तरा मौजूद है कि हो सकता है शुरू में सिलिशिया को सिलिशिया उसके ऊपर काबू पा ले और बाद में एड्स का वायरस इस तरह इवॉल्व हो कि खाली सिलिशिया का असर उस पर पूरी तरह न पड़ सके। ये सब एहतमालात हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो सिलिशिया अमूमन इन्फेक्शंस में, जैसा कि फोड़े, फुंसियाँ, पीप का मादा कहीं पैदा हो रहा हो, कील दाखिल हो जाए, कोई और चीज़ खाई जाए, मछली का कांटा फंस जाए गले में, गोली लगी हो किसी को और वो कहीं बैठ गई हो, इस किस्म की चीज़ों में सिलिशिया बेहतरीन काम करती है। लेकिन इसके दो तरह के असरात हैं। अगर छोटी ताकत में दी जाए तो कुछ अरसा लंबा काम करती है, आहिस्ता आहिस्ता उस जगह माऊफ जगह को, नंबर एक उसको खून का जो दबाव है उसको इस्तेमाल करके बहुत जल्दी पीप बनाएगी निस्बतन। आहिस्ता असर करने का मतलब ये नहीं है कि फोड़े को उतनी देर में ठीक करेगी जितना बगैर दवा के ठीक होता है। मतलब यह है कि ये नहीं कि अभी दवाई दी और कल फोड़ा फूट गया। उसका अपना बीमारी का एक कोर्स है जो उसने मुकम्मल करना है। बाज़ दवाओं की मदद से वो तेज़ी से मुकम्मल होता है, बाज़ दवाओं के अमल से निस्बतन कम, और अगर ना दवाई देंगे तो फिर वो अपना पूरा कोर्स लेगी। तो फोड़े, फुंसियाँ जो आमतौर पर चंद दिन में, हफ्ता 10 दिन में खुद ही पक कर तैयार हो जाते हैं, उनमें सिलिशिया छोटी ताकत उनको पकाने में मुमिद है और बहुत जल्दी पकाएगी। और फ़ायदा यह है कि तकलीफ़ कम हो जाती है और सिलिशिया की जो पीप है वो मिनिमम बनती है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं बनती, और उसका सुराख भी मामूली सा बनता है जो ज़्यादा बदनुमा दिखाई नहीं देता। तो आम इस्तेमाल में सिलिशिया का ये इस्तेमाल है। मछली का कांटा फंस जाए, पेट में कोई चीज़ चली जाए, उसको सिलिशिया निकाल देती है।
लॉज की हुई चीज हो पुरानी, मसलन गोली है या सुई अंदर दाखिल हो गई है, वो जहां भी है उसको सीधा बाहर निकालती है। ये इसकी अजीब खासियत है और ये तजुर्बा शुदा चीज़ है। गालबन पहले अल-फजल ने इसको बयान कर दिया होगा, इसलिए कोई हर्ज नहीं, इसको फिर भी बेशक कर दें। मैं डॉक्टर मुबशर अहमद ने मुझे खुद बताया तजर्बा कि किसी मरीज़ के अंतड़ियों में सुई फंसी हुई थी और उसके लिए ऑपरेशन करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वो सुना हुआ था सिलीशिया का असर, उसको सिलीशिया दी तो कहते हैं पेट से सीधा बी लाइन लगाई है उसने स्किन की, और कुछ अरसे के बाद सुई का सिरा बाहर आ गया और कहाँ से गुजरी, क्यों उसने जख्म पैदा नहीं किए, क्यों फाड़ा नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन निकल आई सुई, सीधी बाहर निकल आई। मैंने तो बारहा तजर्बा किया है, शीशे का टुकड़ा टेढ़ा फंसा हुआ है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो ये उसको बड़े सलीके के साथ बाहर कर देती है। वो जो फिलियरेसिस कहते हैं उस बीमारी को, जो कीड़ा लंबा सा चला जाता है, फाइलियरियसिस, वो हमारे सिंध में डॉक्टर निसार मुरानी आजकल वहाँ नौकोट में होते हैं, हमारे वक्फ जदीद के मुअल्लिम थे और ये इजाद पहले उनकी थी। तो वहाँ बहुत केसेस हैं ऐसे, पानी गंदा और ये कीड़ा बहुत ज़्यादा जो दाखिल हो जाता है। तो उन्होंने सिलीशिया का तजर्बा किया और मुझे बताया, और फिर मैंने दूसरे मरीजों पर अफ्रीका में बाज़ दफ़ा दूसरी जगहों पर करवाया तजर्बा, और बिल्कुल ठीक निकला कि सिलीशिया 6X दी जाए तो वो कीड़ा जो निकलता ही नहीं मुसीबत, अगर वो उसको निकालने और टूट जाए तो फिर और भी ज़्यादा ख़तरनाक होकर बढ़ जाता है। अफ्रीका में उसका इलाज ये किया जाता है कि एक कांटा लेकर, बाज़ माहिर हैं मर्द औरतें, वो उसका जो सिरा से नंगा करके उसको लपेटना शुरू कर देते हैं, और लपेट के इतना लंबा है बाज़ दफ़ा वो सैकड़ों गज का हो जाता है। तो एक दिन में तो नहीं लपेटा जा सकता, कुछ लपेटा फिर वो उसको बंद पैक करके छोड़ गए, फिर अगले दिन आया फिर बाकी लपेटा, तो वो लपेट के निकालते हैं, और अगर कहीं टूट गया तो सारी मेहनत गई। लेकिन सिलीशिया पिघला देती है, बिल्कुल पानी बन जाता है, और इस तरह वो एक तरफ सुराख करके उस पानी को निकाल देगी। तो ये क्या असरात हैं, कैसे वो हुक्म देती है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जिन जगहों में मुअय्यन पैगाम देती है वो ये जगह हैं, मसलन गोली वगैरह और सुई, कांटे, मछली का कांटा बाज़ दफ़ा टेढ़ा फंस जाता है, निकलता नहीं, ना अंदर जाता है ना बाहर आता है। एक दफ़ा मुझसे भी ऐसा हुआ था, तो सिलीशिया 6X खा के मैं सो गया और 12 बजे के करीब आँख खुली, मैं 10:30 11 बजे सोया होऊंगा, तो हल्की सी खांसी उठी जैसे खुरुज, और वो कांटा बाहर आ गया। और फिर मैंने बच्चों पे तजुर्बा करके देखा, हमेशा अल्लाह के फजल के साथ ये अच्छा काम करती है, इल्ला माशाअल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि यकीनी तो कोई बात भी नहीं है इंसान के लिए। क्या पीप बन जाती है उसमें फिंसी में, बस डॉक्टर्स को सिरिंज के जरिए निकालते हैं, वो निकालने चाहिए। क्या चीज पीप से बन जाती है सिलेशिया खाने से? जी हाँ जी, तो सिरिंज से निकालते हैं तो वो निकालनी चाहिए या सिलेशिया खाते जाना चाहिए? अब ये पता नहीं किस किस्म का केस आपके दिमाग में है। सिलीशिया बिलअमूम उसका बैरूनी रास्ता खुद बनाती है। डॉक्टर निकालना शुरू कर देते हैं ना? क्यों निकाल देते हैं? अब डॉक्टर को जाती क्या करने हैं, जो होम्योपैथी इलाज कर रहे हैं तो करें उसको, बस वापी निकालेगी। बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं जहां सिलीशिया में एहतियात की जरूरत है। एक मेरा मरीज था यहीं यूरोप में एक जगह, उसके गहरी ट्यूबरकुलर इलामतें पाई जाती थी, और बाज एक ग्लैंड्स के पीछे, ग्लैंड्स के नीचे वो मादे थे। उनको जब मैं सिलीशिया देता रहा हूं तो उनकी पीप लाजमन ड्रेन करनी पड़ी है, क्योंकि वो नीचे थी, ऊपर दूसरे ग्लैंड्स थे, और उसके लिए वहाँ खतरनाक था, अगर वो ऑपरेशन करते वो भी खतरनाक था। बहुत एहतियात से फिर उन्होंने ड्रेन की है, लेकिन वो जो पकता नहीं था वो सिलीशिया से पक गया क्योंकि ये ट्यूबरकुलर मादे जो हैं ये बहुत वक्त लेते हैं, बाबा सारी उम्र बैठे रहते हैं वहाँ, तो उनको एहतियात से पका दिया। उसके बाद उसका अल्लाह के फजल से उसका कोई बद असर बाकी नहीं रहा,
तो सिलिशिया ऐसे मौके पर एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए जहां खून की बड़ी शरियानों के साथ कोई गोली या कोई ऐसे खतरनाक मादा बाहर का पड़ा हुआ हो, जिसको अगर सिलिशिया देंगे तो वो इर्द गिर्द थोड़ी सी पीप बनाती है, ज़्यादा नहीं, मगर ज़रूरत की ताकि वहाँ से फिसलती हुई फिर उसको ऊपर ले जाए, फिसलाती हुई। वो अगर डॉक्टर केंट लिखते हैं कि अगर बड़ी शरियान के पास हो बिल्कुल साथ, एक्सरे करके चेक कर लेना चाहिए, तो ख़तरा है कि वो शरियान भी नरम होकर फट जाए। अब ये उनका तजर्बा है, मेरे इल्म में तो आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ, जिनको मैंने दी है उनमें कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। मगर मसलन छर्रे किसी के मुँह एक जगह थे, एक जगह तो मैंने नहीं छेड़े क्योंकि वो ज़्यादा डीप एम्बेडेड आँख के नीचे हुए थे, उसमें ख़तरा था कि खुदा न खास्ता आँख की ज़ाया न कर दे। लेकिन बाज़ केसेस में जहाँ थे तकलीफ़ थी, सिलिशिया दी, आप ही आप अकेले अकेले बाहर निकलने शुरू हो गए। तो वो क्या निज़ाम है हम नहीं समझते, मगर होता ज़रूर है। ट्यूबरकुलोसिस में यानी सिल के मरीज़ों के लिए डॉक्टर केंट ने खसूसियत से वार्निंग दी है कि वहाँ ऊंची ताकत में न दो। अब ऊंची ताकत के दो असरात हैं। एक असर तो ये है कि वहीं मादे को सुकेड़ देती है, खुश कर देती है और कोई पीप बनती ही नहीं। चुनांचे कई किस्म के फोड़ों में मैंने देखा है जहाँ ख्याल हो कि पीप नहीं बननी चाहिए, ऊंची ताकत में सिलिशिया दे दें 1 लाख की एक खुराक तो वहीं वो सुकड़ जाएगा। वो सुर्खी कुछ देर के बाद मोटल सी हो जाती है, ऊपर जिल्द के ऊपर वो झुर्रियाँ सी पड़ने लग जाती हैं और वो सुकड़ के अंदर ही बंद हो जाता है। और बाद दफ़ा ये पीप बनाती है। ये फ़र्क समझना चाहिए, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ वो रिस्क लेनी है कि नहीं लेनी। ये फैसला निज़ाम खुद करता है, सिलिशिया बराह रास्त ये फैसला नहीं करती, क्योंकि जहाँ सिल के मादे हों वो सुकड़ कर बंद हो ही नहीं सकते। वहाँ सिलिशिया सीएम ज़रूर निकलने का ही ऑर्डर देगी, और चूंकि ऑर्डर सख्त होता है और बहुत ताकतवर ऑर्डर होता है, इसलिए उन मादों के गिर्द जितनी पीप बननी चाहिए, जितना मेहनत जिस्म को वहाँ करनी पड़ेगी, उसके नतीजे में ख़तरा होता है कि इर्द गिर्द का हिस्सा मुतासर हो जाए और कोई आर्टरी फट जाए, लंग्स के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाए। ये है जो मना किया हुआ डॉक्टर केंट ने, मगर ये तफसील ये नहीं बताई, मगर ये कहा है कि सिलिशिया ये करती है। हर जगह सिलिशिया पिघलाती नहीं है, बाज़ जगह सुकेड़ देती है, मगर वहाँ जहाँ जिस्म फैसला करता है उसका निज़ाम दिफा कि यहाँ खुश करना मुमकिन है कि नहीं, वहाँ खुश कर देती है। और 6x या 30 बिलअमूम खुश करने की बजाय बाहर धकेलने का मादा रखती हैं, लेकिन हुक्म आहिस्ता है, मजबूत नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए ख़तरा नहीं पैदा होता, कुछ वक्त लगता है। मगर केंट की ऑब्जर्वेशन ये है कि सिलिशिया ऊंची ताकत में भी और बहुत छोटी ताकत में भी सिल के मरीजों के लिए एक ही तरह ख़तरनाक है। अगर लाजमन इस्तेमाल करनी पड़े तो 30 की जाए, ना 6 में की जाए, ना बहुत ऊंची ताकत में। मुझे इसका तजर्बा नहीं, मैंने सिर्फ उनकी बात आपको पहुंचाई है। आम तजर्बा यही है कि फोड़ों वगैरह में बैरूनी चीज़ें जो एम्बेड हो गई हैं उनमें अलग फल से अच्छी है। सिलिशिया का बाज़ चीज़ों के साथ तजाद है, उनके साथ इकट्ठी नहीं ली जा सकती। उनमें मरकरी की हर फॉर्म, उसकी हर शक्ल सिलिशिया से एक किस्म का तसादुम रखती है, उसके साथ नहीं देनी चाहिए कभी ना। अच्छा, ना मरकरी सिलिशिया से पहले दी जाए, ना सिलिशिया के बाद दी जाए, और अगर देनी हो तो बीच में हेपरसल्फ ज़रूर दाखिल की जाए। हेपरसल्फ में सिलिशिया की बहुत इलामतें पाई जाती हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हेपरसल्फ, उसमें ये जिक्र भी कर चुका हूँ, और ये दोनों के साथ मुआफ़क़त रखती है, मर्कसॉल से भी और सिलिशिया से भी।
इसलिए इन दोनों के दरमियान एक पुल बनाने का काम देती है। मरकरी से सिलिशिया में मुंतकिल होना हो, सिलिशिया से मुंतकिल होना हो मरकरी में, तो बीच में हेपसल्फ डाल दें। बाज़ दफ़ा हेपसल्फ सिलिशिया का ऐसा असर ज़ाहिर होता है जो इंसान को तवक्को से के बाहर होता है। मसलन एक आदमी के दांत में अंदर जड़ों में कोई इन्फेक्शन मौजूद है पुरानी, उसने सिलिशिया खा ली किसी और बीमारी के लिए और अचानक जबड़े सूज गए और वहाँ दांत हिलने लग गए, तो वो सिलिशिया की वजह से होता है। ऐसी सूरत में एक मरीज को मैंने दिया, उसको बहुत तकलीफ थी, उसको मैंने कहा हेपरसल्फ खा लो क्योंकि ये सिलिशिया का एंटीडोट भी है और मददगार भी है, ये कम्बिनेशन है इसके अंदर। तो हेपरसल्फ से फौरन दर्दों में आराम आ गया और एज यू वर हो गया। लेकिन इंडिकेशन हो गई कि वहाँ कोई ऐसी बीमारी मौजूद है, मसलन हड्डी में इन्फेक्शन वगैरह, जिसको सिलिशिया ने बाहर पॉइंट आउट कर दिया है कि इसको बाहर निकालना चाहिए। फिर इंसान हस्ब ज़रूरत मरीज़ की हिम्मत के मुताबिक उसको दवा दे सकता है। अब वक्त ख़त्म हो गया है क्योंकि मुझे पैगाम दे गए हैं वो, तो बाकी इंशाल्लाह कल जो अमूमी बातें हैं वो भी ज़रूरी थी, तो बाकी कल इंशाल्लाह सिलिशिया से शुरू करके फिर अगली बात दवाएँ भी दूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।